So the question is, when can the tenant deposit the rent with the rent authority? कब जो है टेनेंट डिपॉजिट करता है रेंट को रेंट अथॉरिटी के सामने? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका सेक्शन 14 के हिसाब से मिलता है आपको। वो ले डाउन करता है, जब भी आपका रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट किया जाता है तो दो स्थिति होती हैं। जब लैंडलॉर्ड मना कर देता है कि मैं नहीं कर रहा भैया, जो भी रेंट है या जो भी चार्जेस पेबल है मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और या फिर रिफ्यूज़ टू गिव अ रिसीट, या फिर वो जो है भैया रिसीट जो दी जाती है उसको देने से मना करता है। इन अबव मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस द रेंट एंड अदर चार्जेस shall be paid to landlord by postal money order or any other method in such manner as may be prescribed consecutively for 2 months, ठीक है। And if the landlord refuses to accept the rent and other charges within such period, then the tenant may deposit the same with the rent authority. सेक्शन 14 क्लॉज 2 फर्दर लिस्ट डाउन करता है आपका कि जो मतलब आप पहले समझ लीजिए कि आपने या तो रिसीट देने से मना कर रहे हो या जो है आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो दो कंडीशंस में आपका जो है लैंडलॉर्ड को क्या कहते हैं, आप जो है रेंट पोस्टल ऑर्डर मनी ऑर्डर से भी दे सकते हो या किसी भी ऑर्डर से दे सकते हो, ठीक है। तो 2 महीने के लिए दोगे आप कॉन्जिक्यूटिवली। एंड अगर वो नहीं आपका भैया ले रहा है, 2 महीने आप दे रहे हो लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इस चीज़ को, देन आप जो है रेंट अथॉरिटी के पास जाके आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। सेक्शन 14 क्लोज टू ये ले डाउन करता है कि जो भी डिपॉजिट है उसको एक एप्लीकेशन के साथ अकम्पनी किया जाता है, ठीक है। अब जो अकम्पनी किया जाता है एप्लीकेशन के साथ, वो क्या फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रखता है, वो एप्लीकेशन क्या क्या रखता है। सबसे पहले वो चीज़ रखता है कि प्रोमाइसेस फॉर विच द रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल आर डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद अ डिस्क्रिप्शन सफिशेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोमाइसेस, ठीक है। ये क्या होता है कि जब आप प्रोमाइसेस या अदर चार्ज मतलब प्रोमाइसेस जिसके लिए आपका जो है रेंट या अदर चार्जेस पेबल है, वो भैया क्या कहते हैं डिपॉजिट किया जाता है अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब कि ये भैया ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन है, आप जो है जिससे ये पहचान सको कि भैया प्रोमाइसेस है क्या, कौन सी प्रोमाइसेस है, किस प्रोमाइसेस के लिए आपने डिपॉजिट किया है। एंड द पीरियड फॉर विच द रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल आर डिपॉजिट, और ये भी मेंशन करना पड़ेगा भैया कितने समय के लिए आपने जो है रेंट डिपॉजिट किया है, चार्ज पेबल किया है, तो ये मेंशन करना भी भैया बहुत ज़रूरी होता है। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड और द पर्सन और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड टू सच रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल। देखिए सेकंड कंडीशन क्यों ज़रूरी है आपके लिए कि पीरियड फॉर विच रेंट एंड अदर चार्जेस डिपॉजिट किए गए हैं आपके द्वारा, 2 मंथ का इसमें टाइम दे रखा है ना, इसलिए पीरियड भी मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड और द पर्सन और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड टू सच रेंट एंड अदर चार्जेस, उनका जो भी व्यक्ति जो है रेंट क्लेम करने के लिए इंटाइटल्ड है उनका नाम होना चाहिए। द रीजन एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर विच द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग द रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल इज मेड, ठीक है। आपको भैया जो सारे कारण और जो भी परिस्थितियां हैं उसको एप्लीकेशन जिसके लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको भैया उसमें रीजन्स एंड सर्कमस्टेंसेस को बताना है। उसके बाद सच अदर पर्टिकुलर्स इस में भी नेसेसरी, और जो भी पर्टिकुलर्स आपको नेसेसरी लग रहे हैं, जो भी ज़रूरत लग रही है, वो पर्टिकुलर्स को आपको जो भैया क्या करना है, आपको उस एप्लीकेशन में मेंशन करना है। 14 क्लॉज 3 आपका कहता है कि जहाँ भी टेनेंट अनेबल है डिसाइड करने के लिए कि रेंट किसको पे किया जाए पीरियड ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट में, तो टेनेंट क्या कर सकता है, इन सच केस डिपॉजिट द रेंट विद द रेंट अथॉरिटी। तो टेनेंट ऐसे केस में जब भैया टेनेंट पता ही नहीं कि किसको करा जाए किसको नहीं करा जाए, अब भैया आप जो है कंफ्यूज हो, तो उस सेंस में आप जो किसके पास चले जाओगे, रेंट अथॉरिटी के पास चले जाओ, ठीक है। कन्फ्यूज़न आप अथॉरिटी के सामने जाएंगे तो कन्फ्यूज़न विल क्लियर आउट, ठीक है। और इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसा मैनर में प्रेस्क्राइब्ड होगा। सेक्शन 14 क्लॉज 4 आपका फर्दर ले डाउन करता है, विद द रेंट इज़ डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 3 the rent authority shall inquire the case as to whom the rent is payable and pass order as he may deem fit on the basis of the facts of the cases, ठीक है।
तो ये आपका 14 क्लॉज 4 ले डाउन करता है कि जहाँ रेंट आपका डिपॉजिट किया गया है सेक्शन 14 क्लॉज 3 में, तो रेंट अथॉरिटी इंक्वायर करेगी केस कि भैया किसको रेंट पेबल है और पास करेगी ऑर्डर जैसा भी उसे उचित लगता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप जो है रेंट अथॉरिटी जो है भैया आपका इंक्वायरी करेगी और आपका बताएगी कि भैया कि हाँ ये इसमें इसको भैया होना चाहिए और ये जो है ये रहा आपका ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, हु इज़ लायबल फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू रिपेयर द प्रेमाइसेस बाय टेनेंट एंड बाय द लैंडलॉर्ड। देखिए क्वेश्चन आप खुद ही समझ जाएंगे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी बेसिक किसका होता है। देखिए आपकी अगर प्रॉपर्टी आप भूस्वामी हो, ठीक है, टेनेंसी एग्रीमेंट में मान लीजिए आपने एग्री कर लिया है कि टेनेंट, मान लो कोई भी दिक्कत होती हो तो टेनेंट जो है उसको मेंटेन एंड रिपेयर कराएगा एंड यू विल वियर द चार्जेस, ठीक है, टुगेदर। तो ऐसे करके आप जो है एग्री कर सकते हो। तो कहने का मतलब लायबिलिटी तो दोनों की होती है टू गेट द रिपेयर डन एंड आपका मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये दोनों की ड्यूटी होती है। सेक्शन 15 आपका एक्ट का प्रोवाइड करता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये कहता है कि भैया कोई भी एग्रीमेंट इन टेनेंसी में अगर कंट्रेरी है तो अलग बात है, अदरवाइज़ तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को ही भैया प्रेमाइसिस को गुड कंडीशंस में रखना है, यानी कि रहने लायक कंडीशन में कम से कम रखना है यार, कि कोई आए तो ये तो कहे कि व्यक्ति रहे हैं या कोई पशु नहीं रहे हैं। जिसने बनवाया है वो भैया व्यक्ति ही है, इंसान ही है, ठीक है, पशु नहीं है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल बियर एंड टीयर। नॉर्मल बियर एंड टीयर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई चोबा निकल गया यार, ठीक है, चोबा इन द सेंस आपका जो दरवाज़ा होता है उसका जो नट बोल्ट होता है वो निकल गया मान लो, तो आप नट बोल्ट के लिए यार लैंडलॉर्ड को फ़ोन करोगे कि भैया नट बोल्ट सही करा दो, तो ये तो नहीं होगा ना। आप नॉर्मल बियर एंड टीयर यू कैन डू बाय योर सेल्फ ना। तो यही बात कही गई है कि एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल बियर एंड टीयर and shall respectively responsible to repair and maintain the said premises as specified in the second schedule or as agreed to in the terms of agreement। तो जैसा भी आपने एग्री किया है उन टर्म्स एंड कंडीशन में, उन टेनेंसी एग्रीमेंट की कंडीशंस पे आप जो भैया उस हिसाब को रिपेयर एंड मेंटेन कराएंगे। ठीक है ड्यूटी दोनों की। ठीक, सेक्शन 15 क्लॉज 2 कहता है कि अगर कॉमन फैसिलिटीज़, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, आप मान लो कॉमन वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, तो भैया आपकी क्रमशः जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की टू रिपेयर एंड मेंटेन दोज फैसिलिटीज़, उन सुविधाओं को भैया मेंटेन करने के लिए जो क्या होंगी, जैसा कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में आपका भैया जो है स्पेसिफाई है। अब फेलियर ऑफ टेनेंट टू रिपेयर, ठीक है, टेनेंट जो है फेल हो जाता है रिपेयर करने के लिए, तब क्या है, सेक्शन 15 क्लॉज से प्रोवाइड कराता है अगर टेनेंट फेल हो जाता है या रिफ्यूज़ कर देता है कि भैया वो जो है रिपेयर कैरी आउट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, वो मना कर देता है 15 क्लॉज 1 या 2 के तहत। कौन कर रहा है, या टेनेंट मना कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड भैया क्या कर सकता है कि खुद जाके रिपेयर करा देगा और जो भी उसने भैया जो रिपेयर में खर्चा आया है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट से आपका ले लेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। और वो जो है जो भी आपने डिडक्ट किया है, जो भी डिडक्ट अमाउंटेड है, अगर आप पे करना चाह रहे हो तो आप जो है 1 मंथ के नोटिस, जैसे लैंडलॉर्ड ने इशू किया है नोटिस, उसके अंतर्गत भैया आप जो है पे कर दोगे 1 मंथ के अंदर। प्रोवाइडेड दैट अगर कॉस्ट रिपेयर्स की एक्सीड करती है सिक्योरिटी डिपॉजिट से ज़्यादा, मान लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका 10,000 या 20,000 रुपये मान लो, और रिपेयरिंग में खर्चा आ गया आपका 30,000 रुपया, तो टेनेंट जो है वो जितनी एक्सेस कॉस्ट है इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा। आप कहो कि भैया हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 है और 10,000 ले लो, हो गया काम आपका, तो भैया आपको ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पूरे 30,000 पे करने पड़ेंगे, जिससे कि वो भैया जो है अपना सिक्योरिटी तो रहेगी ना, क्योंकि आगे कोई रिपेयर कराएगा तो कम से कम उसके पास एक सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, इस वजह से आपसे पूरा मनी लिया जाएगा। The tenants are liable to pay the excess cost, including the security deposit, so deducted to the landlord within a 1 month, ठीक है,
1 मंथ के अंतर्गत आपको इसलिए कूलिंग पीरियड दिया जा रहा है। मान लो आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से ले लिया उसने, कहीं से व्यवस्था करके कर लिए 20,000 रुपया, ठीक है। तो कम से कम उसने उस टाइम तो कर लिए, रिपेयर में खर्चा में लगा दिया। अब जो है भैया आपका जो है, आपको 1 महीने का वैलिड टाइम दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि आप जो है कहीं से व्यवस्था कर लीजिए रुपए की, नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट से उसने डिडक्ट तो कर लिया है, लेकिन उसको अमाउंट तो चाहिए होगा ना, क्योंकि आगे नेक्स्ट अगर वो कहीं रिपेयर कराएगा तो उसके पास अमाउंट होना चाहिए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। कि आप मान लो कोई, अभी तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट हो गया, अब चाहे तो आप किवाड़ तोड़ो या जो भी तोड़ो, मतलब दरवाज़ा तोड़ो, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा ना, उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो इसलिए लॉ आपको जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। लॉ कहता है कि आप 1 महीने के अंतर्गत कहीं से व्यवस्था करके भैया जो डिडक्टेड अमाउंट है प्लस आपका जो भी एक्स्ट्रा आपके चार्जेस है दैट शुड बी पेड, ठीक है। फेलियर ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिपेयर। अब पहले क्या हो रहा था, टेनेंट रिपेयर कराने से फेलियर हो रहा था। अब जो है आपका लैंडलॉर्ड अगर रिफ्यूज़ करता है कि भैया मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं नहीं करूँगा, अब मैं कैरी आउट नहीं करूँगा रिपेयर ये वो, ठीक है, आप ऐसे कहते हो, लैंडलॉर्ड हो आप, तो टेनेंट करा सकता है भैया, जो किराएदार है वो करा देगा। तो किराएदार कराएगा तो वो उसका एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ है वो कहीं तो देगा, तो भैया वो रेंट से काट लेगा कि मैं किराए से काट लूँगा, ठीक, जो भी आपके आगे मंथ में जो भी किराया होगा उससे वो काट लेगा, ठीक। लेकिन इसमें एक प्रोविजो है कि जो डिडक्शन ऑफ रेंट है वो किसी भी मंथ का जो है कितना नहीं होना चाहिए, 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब 1 मंथ में आप 7,500 रुपये घटा सकते हो, ठीक है। अनइनहैबिटेबल प्रीमाइसेस ये हम बता ही चुके हैं, और फिर से देख लो कि अगर कोई भी प्रीमाइसेस उस कंडीशन में हो गई है कि वो रहने योग्य नहीं है, ठीक है, और उस पे जो है लैंडलॉर्ड ने रिपेयर, मान लो वो विदाउट रिपेयर्स है, तो लैंडलॉर्ड अगर रिफ्यूज़ करता है कैरी आउट करने के लिए ऐसे रिपेयर्स को, कई बार टेनेंट ने बुलाया भैया राइटिंग में कि करा दो, रिपेयर करा दो, रिपेयर करा दो, वो नहीं आ रहे हो आप, तो टेनेंट ऐसी प्रोमाइसेस को छोड़ सकता है। 15 डेज़ का नोटिस देगा लैंडलॉर्ड को कि भैया मैं जो है 15 दिन में ही छोड़ दूंगा अगर आपने रिपेयर नहीं कराया, ठीक है। तो ऐसे करके आप बोल सकते हो। 15 क्लॉज 6 में कहता है कि अगर कोई आपने प्रोमाइसेस लेट आउट करी है और वो इनहेबिटेबल हो गई है जस्ट बिकॉज वहाँ कोई भी आपका फोर्स मेजोर क्लॉज या कोई भी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई भी आपदा आ गई है, उस वजह से हो गई है, तो लैंडलॉर्ड उससे व्यक्ति से चार्ज नहीं करेगा, जो किराएदार है उससे चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि भैया वैसे भी कंडीशन रहने लायक नहीं है, इनहेबिटेबल हो गई है क्योंकि फोर्स मेजोर क्लॉज की वजह से। तो ऐसे केस में लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट से रुपया नहीं लेगा, ठीक है। और कब तक नहीं लेगा, जब तक कि वो रहने लायक ना हो जाए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू बी इनहेबिटेबल। कब तक, जब तक भैया वो जो है इनहेबिटेबल कंडीशन में ना आ जाए, ठीक है। इनहेबिटेबल कंडीशन में आ गई देन आप जो है अपनी पोजीशन को रिस्टोर बैक करते हो, प्रोवाइडेड, ठीक है। जैसा कि इसमें दे रखा है, लैंडलॉर्ड अगर इनहेबिटेबल का नहीं कराता है, ठीक है, वो रिपेयर नहीं कराता है और वो जो है इनहेबिटेबल said premises could not be made inhabitable, then security deposit and advance rent shall be refunded by the landlord to the tenant। और भैया आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी दे दोगे और भैया जो है आपका रेंट वो भी आपका रिफ़ंड कर दोगे टेनेंट को, ठीक है। कौन से दिन में, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड आफ्टर मेकिंग ड्यू डिडक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द टेनेंट, ठीक है। आपका जो, जैसे मान लीजिए आपने 15 दिन का नोटिस दिया, वो तो किस लिए दिया कि रिपेयर करा लो, ठीक है। अब वो 15 दिन आपके एक्सपायर हो गए, तो एक्स्ट्रा 15 दिन लैंडलॉर्ड को इसलिए दिए गए हैं कि आप एक्स्ट्रा 15 दिन में क्या करोगे, जो भी आपकी लायबिलिटी हैं, जो भी आपका डिपोजिशन है उसको आप पे कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है या जो भी आपका एडवांस रेंट है वो पे कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें से जो भी आपकी लायबिलिटी हो रही है किराएदार की, मान लो 1-2 हज़ार की कोई लायबिलिटी हो रही है, उसको डिडक्ट करके बाकी का बचा हुआ पे कर दो। मान लो 2 दिन वो रह रहा है, 2 दिन का आप 15 दिन के आप चार्ज काटना चाह रहे हो तो 15 दिन के काटो, बाकी का बचा हुआ रेंट दे दो उसको, और उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पूरा वापस कर दो उसको, ठीक। अब टेनेंट टू लुक आफ्टर प्रीमाइसेस, टेनेंट जो है की देखभाल करने की ड्यूटी होती है। सेक्शन 16 में बताया गया है कि जब भी आपकी टेनेंसी सबसिस्ट करती है, अस्तित्व में होती है, तो टेनेंट जो है ना तो इंटेंशनली ना नेग्लिजेंटली डैमेज करेगा प्रीमाइसेस को, ना ऐसे परमिट करेगा डैमेज को, और इन्फॉर्म करेगा लैंडलॉर्ड को कि भैया ये डैमेज हो गया है
और रीजनेबल केयर रखोगे एज ए प्रूडेंट पर्सन, जैसे कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, और उसको जो है रीजनेबली हैबिटेबल बना के रखोगे, यानी कि उसको रहने योग्य बना के रखोगे, युक्त रहने योग्य, जिससे कि भैया दूसरा लोग आए तो ये लगे कि हाँ यहाँ भैया कोई रहता है, कम से कम दूसरा कभी आए तो वो ये तो सोचे कि हाँ कोई रहा था, ठीक ठाक कंडीशन में है, रहने लायक है, तो उस कंडीशन में आपको रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज़ द प्रॉपर्टी मैनेजर। प्रॉपर्टी मैनेजर क्या होता है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रॉपर्टी मैनेजर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर होता कौन है, क्या क्या ड्यूटी होती है प्रॉपर्टी मैनेजर की, एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर वो वायलेट करता है अपनी ड्यूटी को। तो सेक्शन 2D है जो एक्ट का, वो आपका डिफाइन करता है प्रॉपर्टी मैनेजर को। प्रॉपर्टी मैनेजर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी आपका लीगल एंटिटी आ सकती है, जो कि लैंडलॉर्ड के द्वारा ऑथराइज़ की जाती है कि वो जो है प्रीमाइसेस को आपका मैनेज करेगा। और लैंडलॉर्ड जो है लैंडलॉर्ड को भैया वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जब भी टेनेंट से के साथ जो भी डीलिंग होगी उसमें जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, लैंडलॉर्ड को। ड्यूटीज़ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजर, सेक्शन 19 आपका ड्यूटीज़ ले डाउन करता है प्रॉपर्टी मैनेजर से रिलेटेड। तो क्या क्या ड्यूटी होगी प्रॉपर्टी मैनेजर की, कि भैया जो रेंट है आपका कलेक्ट करे, रिसिप्ट के अगेंस्ट जो भी आपने मान लो कोई भी रिसिप्ट है उसके अगेंस्ट आपको रेंट कलेक्ट करना है, तो वो आपको कलेक्ट करने की ड्यूटी है। और जो भी इसेंशियल रिपेयर्स हैं लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे वो आपको कराने की ज़रूरत है। जो भी आपका मतलब इंस्पेक्शन की ड्यूटी है, आप टाइम टू टाइम भैया प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करें और नोटिस दें टेनेंट को कि भैया जो है प्रीमाइसेस का जो है प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर डिले इन पेमेंट ऑफ रेंट है तो उससे रिलेटेड भी आप नोटिस देंगे, रिवीजन ऑफ रेंट की ज़रूरत है तो उससे रिलेटेड भी नोटिस देंगे, या प्रीमाइसेस को वैकेट करने की ज़रूरत है तो उससे रिलेटेड भी नोटिस देंगे, या टेनेंसी को रिन्यूअल कराने की ज़रूरत है तो उस केस में भी आप जो है नोटिस देंगे। 5वां है कि टू हेल्प इन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अमंग टेनेंट। मान लो टेनेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए आप सहायता प्रदान करेंगे। या एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू टेनेंसी टू बी एक्टेड अपॉन ओनली ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो कोई भी मान लो मैटर है जो टेनेंसी से रिलेटेड है जिस पे कि एक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, और एक्ट करना कब ज़रूरी है, लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शंस पे, तो भैया वो भी आपकी प्रॉपर्टी मैनेजर की तरफ से आपकी वो ड्यूटी होगी। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटीज़ हो गई, 6 ड्यूटी हो गई, यानी कि रेंट को कलेक्ट करना, एसेंशियल रिपेयर अगर लैंडलॉर्ड के ब्याह पे कराना है वो कराना, आपको प्रोमाइसेस को इंस्पेक्ट करना है टाइम टू टाइम तब करना, लेकिन इसके लिए आपको 24 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, और नोटिस देना कि भैया हम प्रॉपर मेंटेनेंस कराना चाहते हैं, या आपके पेमेंट हो गई है, डिले हो गई है रेंट में, आपका रिवीजन ऑफ रेंट होना चाहिए, और आपका जो भैया वैकेशन आप खाली करिए प्रोमाइसेस को, और रिन्यूअल ऑफ टेनेंसी, आप टेनेंसी की भैया रिन्यूअल करा लीजिए। ये सब चीज़ प्रॉपर्टी मैनेजर की ड्यूटी होती है। कोई भी अगर डिस्प्यूट्स है टेनेंट के बीच में तो भैया उसको रिजॉल्व कराना, कोई भी आपका जो भी मैटर रिलेटेड हो आपका टेनेंसी से, तो उसमें आपका जो है आप लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शंस पे आप कर सकते हो, तो ये आपकी ड्यूटी होती है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप नहीं करते हो ड्यूटीज़, ठीक है, अगर आप प्रोविज़न ऑफ एक्ट के तहत यानी कि 19 क्लॉज 1 के अगेंस्ट जाते हो, ठीक है, यानी कंट्रावेंशन में जाते हो, ठीक है, और लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट काम करते हो, 2 चीज़ें हो गई आपकी। एक तो 19 क्लॉज 1 जो ड्यूटी दे रखी हैं उनको कंट्रावीन करते हो, दूसरा लैंडलॉर्ड का इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते हो, तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, अगर लैंडलॉर्ड कोई एप्लीकेशन देता है कि प्रॉपर्टी मैनेजर मेरी बात नहीं मानना है, ठीक है, तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, ऐसे प्रॉपर्टी मैनेजर को रिमूव कर देगी, हटा देगी, और जो भी कॉस्ट उस पर उसको मतलब प्रॉपर्टी मैनेजर को जो भी कॉस्ट ज़रूरी लगती है उस कॉस्ट को इम्पोज कर देगी कि आप जो है इतनी कॉस्ट पे कीजिए। ठीक है, सो एज़ टू कंपनसेट एनी लॉस, किस चीज़ के लिए, कि जो लैंडलॉर्ड को मान लो कोई भी लॉस इनकर हुआ है उस वजह से, क्योंकि आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप जो है लैंडलॉर्ड का कहना नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से लैंडलॉर्ड को मान लीजिए कोई भी लॉस इनकर होता है तो वो लॉस को कंपनसेट किया जाए, ठीक है, या तो बाय द लैंडलॉर्ड या टेनेंट के द्वारा। क्यों, क्योंकि आपने जो है उस कंट्रावेंशन ऑफ 19 क्लॉज 2 के तहत 19 क्लॉज 1 के तहत आपने जो है एक्ट किया है। तो ये आपका भैया क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ ड्यूटीज़, ये आपका जो है आंसर हो गया
धन्यवाद।